हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। क्लास 10th बच्चे जी कृपया ध्यान दें, आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सारा का सारा कोड, ठीक है, 801 डीजी कोड का है। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे, बहुविकल्पी भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, संदर्भ व्याख्या भी होगी, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर, जीवन परिचय भी होगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम कंप्लीट करवाएंगे। तो चलो एक एक करके हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो बच्चा जी कृपया ध्यान दें, पहला क्वेश्चन कहता है रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और यह इनकी क्या है, आलोचना विधा की रचना है। ये भी याद रख लेना बच्चा जी, क्योंकि पूछ लेता है ना कि रस मीमांसा किस विधा की रचना है। तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना है। इनकी और भी आलोचनाएं हैं, दो ठो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। एक है इनकी आलोचना त्रिवेणी, ठीक है, तो त्रिवेणी हो गया, और एक है आपकी यहाँ पर सूरदास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी एक रचना और बच्चे जी बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो चिंतामणि आप लोगों को याद होगा, मैंने बार बार बताया है कि चिंतामणि जो इनकी है वो यहाँ पर इनका निबंध विधा की रचना है, और ये निबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो चलिए बच्चे जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है तितली कृति की विधा है। तो तितली उपन्यास विधा की रचना है, यहाँ पर याद रख लेना। और यह तितली जो है जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। किसका है? तो बच्चा जी जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तितली हो गई इनकी, उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। और यहाँ पर एक उपन्यास इनका इंपॉर्टेंट है कंकाल। क्या है? कंकाल, याद कर लेना। और इनके इंपॉर्टेंट नाटक आप लोग याद कर लेना बच्चा जी, है ना, जो आपके होते हैं क्या क्या, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव, स्वामिनी, कामना, ये सारे जो नाटक हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। आगे आता है तीसरा क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, किसके लेखक हैं? गांधी की देन के। तो यही आपका सही विकल्प हो जाएगा, गांधी की देन के। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। इंद्रजाल के लेखक आपके, ये कहानी विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद रख लेना। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताई दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो जयशंकर प्रसाद, इंद्रजाल हो गया। इनकी और भी कहानियाँ हैं, और ये किस विधा की रचना है भैया? कहानी विधा की रचना है। तो बच्चा जी कहानी तो है, और इनकी और भी इंपॉर्टेंट कहानियाँ हैं, तो वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। तो इंद्रजाल जैसे हो गया, उसके बाद हो गई आकाशदीप, ठीक है, आकाशदीप। आकाशदीप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आकाशदीप, प्रतिध्वनि हो गई, ठीक है, प्रतिध्वनि। तो बच्चा जी प्रतिध्वनि हो गई। उसके बाद आपका छाया, तो याद रख लेना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। चौथा है आपका तितली कृति की विधा है। देखिए यहाँ पर आ भी गया, मैंने पीछे आपको बताया था, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो बच्चा जी यहाँ पर तितली जो है जयशंकर प्रसाद जी का क्या है? उपन्यास, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो तितली जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पांचवा क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलताराम, धर्मवीर भारती। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, लगता है मुझे, जहाँ तक मैं इनको नहीं जानता, इनको नहीं जानता, इनको तो धर्मवीर भारती हो सकते हैं, ठीक है। मैंने कहीं कहीं पर चतुर्सेन शास्त्री को भी पढ़ा है। तो आप लोग इसको मुझे बताना बच्चे जी क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो जल्दी से मुझे ढूंढ करके बताना, मैं आप लोगों के कमेंट जरूर देखूंगा, ठीक है। चलिए बच्चा जी आगे बढ़ते हैं। आगे आता है छठवां क्वेश्चन, रीतिकालीन कवि हैं। तो रीतिकालीन कवि कौन हो जाते हैं? केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर या फिर कृष्णदास। तो जल्दी से बताइए रीतिकाल के कवि यहाँ पर, ठीक है। तो रीतिकालीन कवि जो है पद्माकर हो जाते हैं बच्चा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। सातवां क्वेश्चन कहता है छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। तो जल्दी से बच्चा जी बताइए छत्रसाल दशक के रचयिता कौन हो जाएंगे? मतीराम, भूषण, घनानंद, हरिऔध। तो छत्रसाल दशक, छत्रसाल हो गया, दशक हो गया, और क्या हो जाता है? शिवा बावनी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, शिवा बावनी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रचना इनकी है, किसकी भैया? भूषण जी की, याद रख लेना। और भूषण जी रीतिकाल के कवि थे, कौन के? तो यहाँ पर बच्चा जी ध्यान देना, रीतिकाल के, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल पेपर के सारे प्रश्न हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन कहता है तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के संपादक कौन हो जाते हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी, या फिर नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, केशव। तो यहाँ पर याद रख लेना, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी, ठीक है। तो अज्ञेय जी तार सप्तक के संपादक थे, और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो आप लोग यहाँ पर याद कर लेना, शायद 1843 ईस्वी को ऐसे करके हुआ था। तो बाकी यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर केशव दास की मुझको रचना आप लोग बताना, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। तो मैं आपको बता देता हूँ केशव दास की इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बच्चे जी याद रख लेना, रामचंद्रिका हो गई जैसे, और कौन सी हो गई यहाँ पर? कवि प्रिया, कवि प्रिया,
और यहाँ पर कौन सी हो जाती है, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, प्रिया है ना, प्रिया याद कर लेना, का याद कर लेना तो याद हो जाएगा। तो केशवदास की इंपॉर्टेंट रचना है। और केशवदास किस युग के कवि थे, रीतिकाल, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना ज्ञानदीप नहीं है जी, युगवाणी, हाँ जी बच्चा जी यही हो जाएगा, युगवाणी। प्रेम वाटिका आपको पता होगा रसखान जी की है क्या, तो रसखान जी की हो जाएगी। और यहाँ पर क्षणदा जो है महादेवी वर्मा जी की हो जाएगी, किसकी, महादेवी वर्मा जी की, बच्चा जी याद कर लेना, महादेवी वर्मा जी की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके जैसे और भी रचनाएं मैं बता देता हूँ, युगवाणी हो गई, और क्या हो जाता है, युगवाणी, युगपथ हो जाता है ना। और मुझको जल्दी से बताना, जैसे कि हो जाता है चिदम्बरा, ठीक है, चिदम्बरा हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, लोकायतन, है ना, लोकायतन। बच्चा जी एक चीज़ याद रख लेना, ये दोनों रचनाएं भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन कहता है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो जल्दी से आप लोग बताइए, स्मृति की रेखाएं, है ना, तो संस्मरण विधा की रचना आपको पता होगा। और बच्चा जी याद रख लेना, इसके जो यहाँ पर हैं लेखक वो भी महादेवी वर्मा जी हैं। और यहाँ पर क्षणदा जो बच्चा जी है वो महादेवी वर्मा जी का निबंध है, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो महादेवी वर्मा जी का एक ही मात्र निबंध मिलता है, वो है क्षणदा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव आपको पता होगा, जहाँ पर दुख का अनुभव होता है वहाँ पर करुण रस होता है, जहाँ करुण होता है वहीं दुख होता है, मतलब वहीं पर शोक होता है, तो शोक हो जाता है करुण रस का। और बच्चा जी याद रख लेना, हास्य रस का स्थायी भाव भी पूछ सकता है, तो हास्य रस का याद रख लेना भैया होता है हास, ठीक है। और हास मतलब हो जाता है, कह लो हंसी, जहाँ पर हमको हंसी आती है, हंसी का भाव आता है, वहाँ पर हास्य रस होता है या हास नामक स्थायी भाव होता है। और जब वही स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, है ना, ये सबसे संयोग करता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। 12 नंबर बच्चे जी कहता है पीपर पात सरिसमन डोला में अलंकार है। हमको अलंकार पहचाना है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ अलंकार पहचानने की। तो बच्चे जी कृपया ध्यान दें यहाँ पर, है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, रूपक, उपमा, यमक। देखिए सबसे पहले जो सिलेबस में नहीं है उसको काट दो, हमारी ये तीनों सिलेबस में है। अब यहाँ पर ढूंढो मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, कोई शब्द आ रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द है ना, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनो। बच्चा जी याद रख लेना, उत्प्रेक्षा अलंकार अगर होगा तो वहाँ पर आएगा मनु, आएगा, कोई ना कोई शब्द इसमें से फंसेंगे, मनु आएगा या फिर मानो हो सकता है, मनु मानो हो सकता है, या फिर जनु हो सकता है ना, या फिर जानो हो सकता है, या फिर मनहु हो सकता है, ठीक है, मनहु हो सकता है, या फिर जनहु हो सकता है। तो बच्चा जी इतने में से कोई एक शब्द फंस जाता है तो याद रखना वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पर एक भी शब्द नहीं है तो हमारा ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर रूपक और उपमा बचता है। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। अब बच्चा जी हमको यहाँ पर देखना है क्या तुलना हो रही है, पीपर पात सरिसमन डोला, प्रीवियस ईयर का ही है। तो पीपर के पत्ते के जैसा मन डोला, मतलब पीपर के पत्ते से हमारे मन की तुलना जरूर हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पर तुलना होती है वहाँ पर भैया उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में याद रख लेना सा सी जरूर आता है, सा हो जाता है, सी हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये शब्द आते हैं। जैसे देखोगे इसका तोड़ोगे तो पीपर के पत्ते के जैसा मन डोला, है ना, तो पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। रूपक अलंकार में आप लोग याद रख लेना ये वाला एक चिन्ह मिल जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है, तो ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 13, सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तनु। मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ कि भाई आप लोगों को केवल और केवल बहुविकल्पी प्रश्न में टिक लगवा के चला जाऊँ, सारे कंसेप्ट भी यहाँ पर क्लियर करवाता हूँ, तो ये भी याद रख लेना बच्चा जी, ठीक है। और बच्चा जी बोलने का मेरा उद्देश्य यही है, आप लोगों से थोड़ा कनेक्शन अच्छा बनता है तो बच्चा जी मज़ा आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करी है, तो प्लीज़ बताना कि आप लोगों को ये वाला तरीका कैसे लग रहा है। बिल्कुल शांत वाला, वो तेज तेज से चिल्लाने वाला नहीं, है ना। ये वाला मुझे लगता है बेस्ट रहेगा और इससे मैं लॉन्ग टाइम तक पढ़ा पाऊँगा, मेरा गला ख़राब नहीं होगा और मैं ज़्यादा देर तक बोल पाऊँगा, एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए मैं धीमे धीमे बोल रहा हूँ बच्चा जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाता है, देखो सबसे पहले यहाँ पर रोला, सोठा, सवैया, कुंडलिया। अब यहाँ पर ध्यान देना, 2 ठो आप लोग काट देना। आपके पाठ्य पुस्तक में केवल रोला है, सोठा तो यही आएंगे। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ पर आपको पता होगा सोठा छंद, सोठा छंद यहाँ पर बच्चा जी याद रख लेना अर्ध सम मात्रिक छंद है। क्या है, अर्ध सम मात्रिक, ठीक है, अर्ध सम मात्रिक छंद है, तो यहाँ पर ये याद रख लेना बच्चा जी। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं।
4 चरण हो गए। मैं सारा आपको बता रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा लक्षण भी पहचानना भी ट्रिक के साथ। आज के बाद रस छंद में कोई भी दिक्कत ही नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अर्ध सम्मात्रिक हो गया, 4 चरण होते हैं, सोठा छंद। अब यहाँ पर बच्चा जी याद रख लेना, इसके पहले किसके भैया, इसी के, ठीक है। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो बच्चा जी याद रख लेना 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे, एक को डाको एक, मतलब जैसे एक है उसके बाद एक डाक गए, एक है ना, ऐसे। तो पहला और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो बच्चा जी यहाँ पर दूसरा चरण बचता है और चौथा चरण बचता है, 4 चरण होते हैं। तो चौथा चरण, इसमें बच्चा जी याद रख लेना 13 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर बच्चा जी मात्रा गिनना आपको आना चाहिए। रोला छंद में आप लोग याद रख लेना 4 चरण ही होते हैं, ठीक है, 4 चरण ही होते हैं। यह एक सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। सारी चीजें मैं आप लोगों को बच्चा जी बता रहा हूँ। रोला जो होता है सममात्रिक छंद होता है, 4 चरणों वाला, ठीक है। और यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है, लेकिन 4 चरण इसमें ही होते हैं। तो दोनों बराबर, चरण तो बराबर होते हैं, लेकिन ये अर्ध सममात्रिक होता है सोठा, और रोला सममात्रिक होता है। तो याद रख लेना सममात्रिक, ठीक है। और इसमें हर एक चरण में 11 और 13 प्रयत्न के साथ 24 मात्राएं होती हैं। याद रख लेना 24 मात्राएं बस। अगर बोल दे कि भाई एक ऐसा छंद है जिसमें 24 मात्राएं हैं, तो कौन सा हो जाएगा, रोला हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लेना, मतलब यही बस बोले तो। अब बताओ पहचान करके बच्चा जी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गिनो, यहाँ पर शून्य, यानी ये आपका यहाँ पर लघु हो गया, लघु हो गया। यहाँ पर आपका केकवट, यानी ये आपका गुरु हो गया, ये आपका लघु हो गया, लघु हो गया। यहाँ पर आपका गुरु हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका गुरु हो गया, लघु हो गया। अब आप लोग देखो मात्रा गिनो बच्चा जी, आगे गिनने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर यहाँ तक गिन सकते हो वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कुल मिलाकर के पहले चरण में दोस्तों 11 मात्राएं हैं, ठीक है। तो बच्चा जी अगर 11 मात्राएं हैं तो आप लोगों को पता हो जाएगा भैया ना, प्रथम चरण में 11 मात्राएं और तृतीय चरण में 11, मतलब भैया यहाँ पर सोठा छंद साफ साफ दिखाई दे रहा है। बाकी आगे भी गिन सकते हैं, ठीक है। तो 24 मात्राएं हो जाएंगी, लेकिन अगर पहले चरण में 11 मात्रा मिल जाती है तो याद रखना बच्चा जी वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, सोठा, सॉरी छंद, सोठा छंद, ठीक है। चलिए बच्चा जी आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है, बाकी आप पूरा यहाँ पर गिन सकते हो। देखो पहला गिन लिए आप लोग अगर, तो आप लोग तीसरा भी गिन सकते हो। तो पहला चरण ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा भी गिनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे में देखो एक ये हो गया, एक हो गया, 2 मात्रा, 1 मात्रा, ठीक है। यहाँ पर 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, ठीक है, एन, यहाँ पर कॉमा लगा है बच्चा जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो देखो 11 मात्रा यहाँ पर भी हो गई। मतलब कि पहले चरण में और तीसरे चरण में 11 मात्राएं आ रही हैं टोटल। तो इसका मतलब बच्चा जी यहाँ पर सोठा छंद हो गया। तो थोड़ा सा टाइम मैंने लिया, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट करवा दी। आगे है बच्चा जी 14 क्वेश्चन, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ये तो आराम से आप लोग बता लोगे, है ना, तो अनु हो जाएगा। तो आगे है 15, 10 आनंद शब्द में समास है। इसमें बहुत सारे बच्चे फंसेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं दिगु हो सकता है भैया, या तो कर्मधारय हो सकता है, द्वंद्व नहीं हो सकता, सॉरी दिगु, है ना, या फिर कर्मधारय, तत्पुरुष तो नहीं होगा। अब बताओ 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, आनंद मतलब भैया सर, मतलब रावण, तीसरे ओर इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर भैया हमारा कर्मधारय भी हो सकता है, दिगु हो सकता है। तो अब भैया इसमें क्या करें, तो यहाँ पर याद रख लेना कि भाई कर्मधारय पर आप लोग यहाँ पर टिक लगाना। अगर कर्मधारय नहीं देता तब आप लोग दिगु पर करना, ठीक है। क्या बता रहा हूँ बच्चा जी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें तीसरी ओर इशारा होता है, तो यहाँ पर याद रखना कि भाई कर्मधारय सबसे अच्छा आंसर होता है। बाकी दोनों विकल्प में नहीं देगा, हो सकता है ये वाला तो दिया था, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, भागीरथी भैया गंगा का ही है। कालिंदी, ये देखो कालिंदी जो है भैया जमुना की पर्यायवाची, जमुना मतलब भैया यमुना कह लो, ठीक है बच्चा जी, जमुना, जमुना की पर्यायवाची है, या फिर आप यमुना भी बोल सकते हो, है ना। और इनको क्या बोला जाता है जल्दी से आप लोग बताना, सुर सरिता, देव नदी, है ना, ये सब तो बोला जाता है गंगा को। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। 17 क्वेश्चन कहता है, तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थ विभक्ति एक वचन का रूप है। तो बच्चा जी यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको आप लोग याद कर लो, या तो क्योंकि इसमें से कुछ भी दे सकता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इसमें या तो पूरा याद कर लो, या तो मैं कहूँगा अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो अब याद करने का कोई मतलब भी नहीं है, टाइम बहुत कम बचा है। तो 1 नंबर केवल तुक्का लगा देना मेरे अनुसार, लेकिन इसको याद कर सकते हो, ठीक है, अगर आप लोग और अच्छे नंबर चाहते हो। अब यहाँ पर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, तो तौ ते तस्मय, तस्मय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तस्मय कहाँ गया, देखो तस्मय है क्या, हाँ जी,
तो यहाँ पर बच्चा जी याद रख लेना, यहाँ पर पुल्लिंग और यहाँ पर नपुंसक लिंग सेम है, बस दो को छोड़ करके। यहाँ पर देखो तद ते तानी है, तद ते तानी दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर सह तव ते तम तव तान है, ये दोनों छोड़ करके बाकी इसमें भी वही होंगे सारे। तो अगर यहाँ पर पूछे पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है, तो तृतीय विभक्ति, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी विभक्ति पूछ ले तो सेम ही होगा, किसी का भी पूछे तो बच्चा जी ये ध्यान देना। तो बाकी ये आपका यहाँ पर मिला लो हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन कहता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो हमारी जो भाषा होती है आप लोग जानते हो वो किससे मिलकर बनती है? सबसे पहले अक्षर से, ठीक है, अक्षर से मिलकर ही वर्णमाला बनते हैं। वर्णमाला जो हमारी क ख ग घ अंग होती है वर्णमाला, और जो वर्णमाला होती है उससे शब्द बनते हैं, और शब्दों से मिलकर के हमारा वाक्य बनता है, पता है ना। और वाक्य 3 प्रकार के हो जाते हैं, है ना। कौन कौन से? एक सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, 3 प्रकार के वाक्य भी हो जाते हैं। तो बच्चा जी ये हो गया, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, रचना की दृष्टि से तो याद रख लेना। और अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं। अगर रचना करोगे वाक्य की 3 प्रकार के होंगे, और अगर आप लोग वाक्य का अर्थ निकालोगे तो वो 8 प्रकार के हो जाएंगे, जैसे प्रश्नवाचक, विस्मयवाधक, है ना, ये सारे वाक्य जितने भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। तो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वाच्य प्रयोग के प्रकार हैं। वाच्य प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं बच्चा जी, तो याद रख लेना 3 प्रकार। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से वाच्य प्रयोग के कितने भेद हैं? 2, 4, 5, 6 ऐसे विकल्प में दे देगा। तो याद रखना बच्चा जी 3 प्रकार से वाच्य प्रयोग होता है। कौन से? कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग। इनमें से सभी वाला विकल्प आपका राइट है। कर्तरी का मतलब है जो कर्ता के अनुसार होता है, और कर्मणि का देखो बोल ही रहा है, कर्मणि मतलब कर्म के अनुसार, और भावे प्रयोग मतलब भाव के अनुसार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो बच्चा जी यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर आपने अंग्रेजी भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, है ना। नाउन, प्रोनाउन आपने अगर पढ़ा होगा तो नाउन कौन कौन से होते हैं जल्दी से बताइए। नाउन, ठीक है ना, मटेरियल नाउन, ये सब पढ़े हो आप लोग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत सारे नाउन होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, इस तरीके से, ठीक है। तो 5 भेद होते हैं। तो पांचों मुझे कमेंट करके बच्चा जी बताना कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा, टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। खंड बा आता है हमारा। यहाँ पर बच्चे जी हमको क्या करना होता है पता होगा, संदर्भ व्याख्या करना होता है, जिसके लिए हमारे लिए 6 नंबर निर्धारित किए गए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है यहाँ पर देखो, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चा जी इसको सॉल्व करने का बिल्कुल निंजा ट्रिक, बिल्कुल यूनिक ट्रिक बताऊंगा। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी हो जाएगा, सारी चीजें यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। बच्चा जी इतना आपने पढ़ा, उसके बाद मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लो, ठीक है। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ और लेखक आपने पहचान लिया। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, इसे पूरा पढ़ के आएगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या बताना चाहते हैं, इसी में उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है बच्चा जी? तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है पाठ का नाम। तो पाठ का नाम आपका हो जाएगा मित्रता, और मित्रता के लेखक बच्चा जी आप लोगों को पता होगा क्या हो जाते हैं, हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो शुक्ल जी के इंपॉर्टेंट निबंध मुझको बताओ। चिंतामणि, विचार भी थी, 2 इंपॉर्टेंट निबंध हैं। तो सारी चीजें बता रहे हैं बच्चा जी, यहाँ पर ध्यान देना। चिंतामणि, विचार भी थी, वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, तो प्लीज उनको तैयार कर लेना। और इनकी आलोचनाएं हैं रश्मिमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, ठीक है। रश्मिमांसा, त्रिवेणी, सूरदास आलोचनाएं हैं, तो याद कर लेना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। बाकी इन्होंने मित्रता नामक पाठ लिखा है, तो मित्रता हो गया, और यहाँ पर लेखक का नाम आप लिख दोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को बच्चे जी क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। इसको आप लोग पढ़िए, सबसे पहले जो जो रेखा है उसको पढ़िए, ठीक है। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। देखो यहाँ तक आपको करना है, व्याख्या बना लोगे, बना कर करना है, रटना नहीं होता। अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखो यहाँ पर क्या लेखक बोल रहे हैं, तो प्रस्तुत गद्य में, है ना, गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि, या लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए कोई कार्य एक समान होना, रुचि एक समान होना आवश्यक नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न स्वभाव, भिन्न भिन्न
प्रकृति और आचरण के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। यहाँ पर ये लिखा ही गया है, सारी चीजें टाल मटोल कर देना। उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं, चलिए इसका उत्तर बता देते हैं बच्चे जी। तो ये देखिए, पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक शुक्ल जी का कहना है कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव, रुचि या उनके कार्य का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इसको अपनी भाषा में लिखा है, कहीं पर इसका आपको व्याख्या नहीं मिलेगी ऐसे, ठीक है। तो देख सकते हो, आप अपने अनुसार भी बना सकते हो, इसको ही ना रटो, ठीक है, केवल पढ़ाई करो। तो उसके बाद है कि भाई यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। महत्व है तो केवल और केवल सहानुभूति का, ये महत्व नहीं रखता कि कोई व्यक्ति क्या काम करता है, उसकी क्या रुचि है, क्या स्वभाव है, क्योंकि अलग अलग लोगों के बीच में भी प्रगाढ़ मित्रता रहा है। जैसे दुर्योधन और यहाँ पर कर्ण के बीच देख लो मित्रता, कर्ण बिल्कुल अच्छे व्यक्ति थे, दुर्योधन लोभी था, फिर भी दोनों मित्रता थी। राम लक्ष्मण को देख लो, राम बहुत ही शांत स्वभाव के, लक्ष्मण बहुत ही उग्र, लेकिन दोनों भाइयों में मित्रता बहुत अच्छी थी, गहरी मित्रता थी, ठीक है। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, और यदि वे ऐसा नहीं समझते तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती। तो यहाँ पर सहानुभूति के अनुसार आप लोगों को बनाना, ये शब्द याद रखना, सहानुभूति, ठीक है। राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य के स्पष्ट उदाहरण है, ऐसे मैंने लिख दिया है, बाकी आप मैंने जैसे बताया वैसे लिख सकते हो। प्रस्तुत पाठ में लेखक का कहना है कि भिन्न प्रकृति, रुचि एवं स्वभाव के लोगों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं होता है कि दो व्यक्तियों का कार्य एवं स्वभाव, रुचि एक जैसी हो, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो बच्चा जी समझ गए आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका अथवा वाला भी हम बताएंगे, ठीक है। तो अथवा में भी आप लोगों को आता है, तो ये मैं एक्चुअली बता दूं, 2023 वाला जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उसका पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो 2024 का पेपर तो नहीं मिल सकता, हमको यही सब करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो प्लीज़ उनसे सावधान रहें थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग उनको ज़्यादा देखते हो तो आप लोगों का कट रहा है, ठीक है। उसके बाद है अजंता, यहाँ पर देखो पाठ का नाम आ ही गया, अजंता। अजंता के लेखक कौन हो जाते हैं बच्चा जी? भगवत शरण उपाध्याय। कौन हो जाते हैं? भगवत शरण उपाध्याय बच्चा जी, ठीक है। तो भगवत शरण उपाध्याय जी हो जाते हैं। उसके बाद याद रखना, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो प्रस्तुत गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम आपका हो गया जनता, है ना। उसके बाद लेखक का नाम आपका बच्चा जी भगवत शरण उपाध्याय, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रेखांकित अंश की व्याख्या, इसी को बना करके लिख देना है, बाकी व्याख्या आपको हम दिखाते हैं। ये देखो व्याख्या रही, ठीक है। सबसे पहले प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या हमने की है, फिर द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या देखो यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर मैंने रेखांकित नहीं किया, वैसे ये पूरे का पूरा है ना, पूरे का यहाँ तक का एक है और उसके बाद एक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा भूल गए हैं, तो सॉरी। तो यहाँ पर आपका लेखक का कथन है कि अजंता की चित्रकला अद्भुत और बेजोड़ है। निस्संदेह विश्व में चित्रकला का यह सर्वोत्कृष्ट नमूना है, सर्वोच्च नमूना है कह लो। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा स्थान नहीं है जहां इतने प्राचीन और इतने सजीव चित्र पाए जाते हैं। प्राचीन मतलब बहुत ही पुराने, ठीक है। तो आप अपनी भाषा में जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसी को पढ़ लो, उसके बाद कर सकते हो। ऐसी कोई चित्रशाला नहीं जहां ऐसे गतिशील तथा इतनी बड़ी संख्या में चित्र मिलते हों, जिनमें कथाओं को चित्रित कर दिया गया हो। ऐसे स्थान समस्त संसार में दुर्लभ है, मतलब मिल ही नहीं सकते, दुर्लभ है, ठीक है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या भैया, लेखक का कहना है कि अजंता की चित्रकला का विशेष प्रभाव अपने देश के साथ साथ मध्य एवं पश्चिम के अन्य देश जैसे चीन, रूस, जापान, अमेरिका, जो भी देश का नाम तुमको पता है वो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा जी, बच्चा जी, बच्चा जी, बच्चा जी, मेरे बच्चा जी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर याद रखना कि मध्य पश्चिम के अन्य विभिन्न देश अजंता की चित्रकला से वंचित नहीं रह सकते हैं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। पूरा अजंता की जो प्रभावशाली कलाएं हैं चित्रकला की, उससे हर जगह प्रभाव पड़ा है। आगे बच्चा जी यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा यहाँ पर आपसे पूछा था कि अजंता की कला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, यहीं पर आपको उत्तर मिल जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये देखो सारा उत्तर मिल गया यहाँ पर, ठीक है। ये सारा उत्तर आप लोगों को चेप देना है, बाकी ऐसे लिख सकते हो, अजंता की कला का प्रभाव मध्य पश्चिमी के विभिन्न देश जैसे चीन, जापान, ईरान इत्यादि पर पूर्ण या आंशिक रूप से पड़ा है, ठीक है। तो बच्चा जी यहाँ पर ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यहाँ पर आपका आता है बच्चा जी यहाँ पर 6 नंबर का ये भी। तो अब हम पद्यांश कैसे सॉल्व करेंगे ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। देखिए पद्यांश सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान है बच्चे जी, मतलब समझ लो बहुत ही आसान। आप लोग सोचते हो ना कि मैं पूरी की पूरी किताब रट लूँ तभी मैं ऐसा कर पाऊँगा। मैं आप लोगों का डर खत्म करवाता हूँ बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप लोगों का डर खत्म कैसे होगा मैं बताता हूँ। आप लोग इसको पढ़ोगे, ठीक है, पूरी की पूरी। निर्गुण कौन देश को वासु मधुकर कही समझाई समझे, बूझति साच नहासी को है जनक, को है जनक, क्या है मुझे थोड़ा सा विसर गया। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी, पावेगो पुनिकियो आपने जोर करेगो घासी, सुनत मौन है रहे बारो सूर सबे मति नासी। तो बच्चे जी अब यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको पाठ पहचानना है। अगर आपने पहचान लिया तो समझ लीजिए आपकी पूरी की पूरी गद्यांश सॉल्व हो गई। उसी के अनुसार बनाकर कैसे लिखना है सारी चीज़ें हम यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने पढ़ा है ना सूर आ गया। सूरदास के जितने भी आपके आएंगी पंक्तियाँ वहाँ पर सूर आएगा ही आएगा, उससे आप लोग पहचान लोगे। तो सूर का मतलब हो गया बच्चा जी यहाँ पर सूरदास, ठीक है, सूरदास। तो यहाँ पर आपने पहचान लिया बच्चा जी कि सूरदास इसके कवि हैं, ठीक है, क्योंकि ये कवि वाला है, पद्यांश है तो कवि ही रहेंगे, है ना, काव्य खंड है। अब यहाँ पर बच्चा जी सूरदास जी ने, अब आपको दिमाग लगाना है कि क्या कौन सा शीर्षक लिया है। तो सूरदास जी जो हैं, सूरदास जी के मतलब पद नामक शीर्षक है ना हमारी किताब में। तो पद नामक शीर्षक बच्चा जी है। अब ये पद नामक शीर्षक बच्चा जी जो है सूरदास जी की एक रचना है सूर सागर। क्या है? सूर सागर, ठीक है। तो सूर सागर बच्चा जी तो इसी में से लिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं, सूरदास की इंपॉर्टेंट रचनाएं भी बता देते हैं। तो 3 रचनाएं सूरदास जी की इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लेना। कौन कौन सी भैया? तो याद रख लेना बच्चा जी, साहित्य लहरी, कौन सी? साहित्य लहरी, ठीक है, बहुविकल्पी में पूछ सकता है। तो यहाँ पर बच्चा जी याद रख लेना साहित्य लहरी। और यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चा जी? सूर सागर, ठीक है, सूर सागर। और बच्चा जी यहाँ पर हो जाता है सूर सारावली। कौन हो जाता है बच्चा जी? सूर सारावली, ठीक है। तो याद रख लेना बच्चा जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए याद कर लेना, याद हो जाएगा। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली, क्योंकि पूछ सकता है कि सूर सागर के रचनाकार, है ना, सूर। तो यहाँ पर देखो आराम से पहचान लोगे, सूरदास की आएगी मतलब सा शुरू में रहेगा, है ना। अब एक बार पढ़ लो बस, याद हो जाएगा। उसके बाद हम इसको अब बताते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना कितना आसान है बच्चा जी, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित। इतना तो आपका हर जगह सेम रहेगा। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक जिसको आप पढ़ रहे हो, है ना, हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है, ठीक है। ये हो गया। यह पद श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक रचना से लिया गया है। सिंपल आपका बच्चा जी 2 नंबर यहाँ पर फिक्स हो गया। देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया संदर्भ लिखने की निंजा ट्रिक, ठीक है। ऐसे ही आपको पहचानना है, ऐसे ही करना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें आप अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए। मैं आपको अर्थ एक एक करके बताता हूँ। निर्गुण मतलब निर्गुण, कौन कौन, ठीक वही है। देश मतलब देश, कौबासी, कौ मतलब समझ रहे हो, कौबासी किस देश का रहने वाला है। उद्धव से गोपियां पूछती हैं कि हे उद्धव तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समुझाई सौह दे बूझत साच नहासी। पूरा पढ़िए। मधुकर कही समुझाई सौह, सौह मतलब होता है कसम दिलाना, कसम शपथ दिलाना, कुछ भी कह दो, ठीक है। मधुकर मतलब सच सच बता दो, कही मतलब सच सच बता दो, समझाए दो कि भाई सौह देकर हम तुमसे पूछ रहे हैं, सच सच पूछ रहे हैं। बूझत साच न हासी, ठीक है। तो ये हो गया। को है जनक, कौन है जननी, कौन को है जनक, जनक मतलब पिता। कौन है जननी मतलब माता। कौन नारी को दासी मतलब उसकी कौन सी नारी है, उसकी पत्नी का क्या नाम है, उसकी कितनी दासियां हैं, कौन कौन सी दासियां हैं, ये सब पूछ रहे हैं, है ना। तो उद्धव जी जब वापस मथुरा से लौटते हैं वृंदावन से कहीं से भी, तो वहाँ जो गोपियाँ थी तो वो पूछ रही हैं, ठीक है बच्चे जी। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। 1 मिनट बच्चा जी हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है यहाँ पर कि भाई पूरा कैसे बरन भेष है कैसों की ही रस में अभिलाषी, पावेगो पुण्य कियो आपने जोरे करेगो गासी, सुनत मौन है रहे बारो मतलब मौन मतलब शांत रहना, है ना। जो भी उद्धव थे वो सुन रहे थे। सूर सबय मति नासी,
सूरदास कह रहे हैं कि गोपियों के सामने जो उद्धव का ज्ञान था वो पूरा का पूरा धरा रह गया। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है बच्चा जी। चलिए हम इसका पूरा बता देते हैं, निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की है। चलिए यहाँ पर आगे आता है। सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत पद्यावतरण हम जैसे बताए वैसे ही आपको चेप देना है। तो बच्चे जी यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। कैमरा मेरा बंद हो जाता है 30 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद, तो ये मैं पुनः चालू किया हूँ, पता नहीं कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो सॉरी उसके लिए, थोड़ा सा कट लगा होगा। तो अब यहाँ पर बच्चे जी ध्यान देना यहाँ पर कि भाई पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। यह पद श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक रचना से लिया गया है। बिल्कुल सिंपल आपको मैंने बता दिया, 2 नंबर आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको व्याख्या करना, ये भी 2 नंबर का ही आएगा। तो बच्चे जी यहाँ पर आपका 2 नंबर यहाँ पर पूरा मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। कि है ना, कि रस में अभिलाषी आगे होगा। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है ना। को है जनक, कौन है जननी, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन है। को है जनक, कौन है, को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को, अरे ऐसे भूल रहा है, मुझको थोड़ा सा भूल जाता है, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करते हो हमसे, गोपियां कहती हैं उद्धव से, तो समझ लेना भैया बिल्कुल इसका परिणाम गलत होगा, अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे के ठगे रह गए और उनका सारा ज्ञान धारा का धारा रह गया, ठीक है। सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया, उनका ज्ञान धारा का धारा रह गया। तो समझ सकते हो बच्चे जी कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सूरदास जी का जो पद है इसको पूरा तैयार कर लेना, इसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं। दूसरा बच्चा जी यहाँ पर आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, है ना, यहाँ पर आप लोगों को हो जाता है जैसे कि तुलसीदास जी का जल्दी से बच्चा जी यहाँ पर बताओ, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो तुलसीदास का क्या हो जाता है, तो तुलसीदास का हमारे 2 शीर्षक हैं। एक तो हमारा हो जाता है भैया कौन सा, वन पथ पर, है ना, वन पथ पर बच्चा जी। और दूसरा हमारा हो जाता है यहाँ पर बच्चे जी क्या हो जाता है, श्री रामचरितमानस से, है ना, धनुष भंग, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे जी याद रख लेना, धनुष भंग हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, वनपथ पर जो है ना, ये तुलसीदास जी की कविता वाली रचना से लिया गया। आपका संदर्भ यहीं पर मैं आपको खत्म करवा देता हूँ, कविता वाली से। और यहाँ पर बच्चे जी याद रख लेना, धनुष भंग जो है श्री रामचरितमानस से लिया गया है। क्या से लिया गया है, श्री रामचरितमानस से, ठीक है, चरितमानस। तो बच्चा जी ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं। अब इससे संदर्भ बनाने की कोशिश करो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे आता है यहाँ पर अथवा वाला। तो अथवा वाला देखिए चींटी वाला है। चींटी मतलब सुमित्रानंदन पंत का है, ठीक है। तो चींटी मतलब ये शीर्षक का नाम ही है। तो यहाँ पर शीर्षक जो बच्चा जी हो जाता है, यहाँ पर देखो देखकर मैंने बता दिया, शीर्षक जो हो जाता है बच्चा जी यहाँ पर याद रख लेना, वो शीर्षक कैसे होता है शीर्षक, ठीक है। तो शीर्षक बच्चा जी यहाँ पर कौन सा हो जाता है, चींटी, ठीक है। तो चींटी आपका हो जाता है। उसके बाद बच्चा जी यहाँ पर चींटी जो है सुमित्रानंदन पद की युगवाणी से ली गई है। किससे ली गई है, युगवाणी से, युगवाणी, ठीक है। इनकी एक रचना है युगवाणी, मैंने आपको पीछे बताया भी है ना, बहुविकल्पी में आया भी था, शायद मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर चींटी युगवाणी से है। अब संदर्भ आप बना लोगे बच्चे जी, है ना, संदर्भ आपका कंप्लीट हो जाएगा। पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। और कवि जो है वह है पिपीलिका पांति के द्वारा जीवन के किस आदर्श के प्रति संकेत करता है। तो बच्चे जी यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, क्या करना है आप लोगों को, ये देखो सबसे पहले संदर्भ लिखना है। मैंने आपको संदर्भ बता दिया, बस ये चेंज होगा, ये सेम रहेगा, ये चेंज होगा और ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, बस इतना चेंज कर देना बच्चा जी, बस, है ना। 3 चीज, किसी भी कवि का आप लोग जीवन बच्चा जी तो किसी भी आप लोग, है ना, कवि के रचना का आप लोग उसका पूरा का पूरा संदर्भ लिख लोगे, ठीक है। कोई भी शीर्षक मिल जाएगा। उसके बाद बच्चे जी यहाँ पर व्याख्या आता है कि भाई यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ाई करो, ठीक है। चींटी को देखा, मतलब बोल रहे हैं चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, एक सरल विरल काली, जब चींटियां चलती हैं बहुत सारी तो एक काली रेखा बनाती हैं, वही यहाँ पर बोला जा रहा है। तम के तागे सी जो हिलडुल, जो तम के तागे जैसी हिलडुल रही हैं, ठीक है। चलती लघु पद पल पल मिलजुल, लघु पद, है ना, छोटे छोटे अपने पैरों से मिलजुल करके चल रही होती हैं और वह एक धागे के समान दिखाई देती हैं, पूरा का पूरा एक पंक्ति बना लेती हैं। वह है पिपीलिका, मतलब चींटी ही होता है।
पाती, उसको बोलते हैं पिपीलिका, मतलब चींटी की पंक्ति। ठीक है, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, यह बताने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है कि चींटी हमेशा लगातार काम करती रहती हैं। तो देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कण कण करने चुनती अविरत, वह अपने भोजन को कण कण को लेने के लिए हमेशा लगातार गतिशील रहती हैं। तो आगे इसी के अनुसार पूरा का पूरे रेखांकित अंश व्याख्या कर देना इसका। तो चलिए ये है आपका, तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। वैसे बाकी इसकी पीडीएफ बच्चे जी अगर आप लोग चाहते हो तो इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, मात्र कितना 69 रुपीज में सारे जीवन परिचय की पीडीएफ मिल जाएगी, सारी चीजों का प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का पीडीएफ पूरा बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अभी कल ही मैंने अपलोड किया, 14 घंटे बनाने में उसको लगाए और केवल 69 में प्रोवाइड कर रहा हूं। समझ सकते हो ना बच्चे जी, इतना सस्ता। मेरा मकसद केवल इतना होता है कि आप लोग कम से कम दाम में पढ़ाई कर सको। अब दाम भैया फिर क्यों लेते हो, आप पढ़ाते हो तो उसका कारण है मेहनत लगती है, गुरु दक्षिणा समझ लो आप लोग बस। ठीक है, तो 69 रुपीज़ में बच्चा जी आप लोग ले सकते हो। और जिसको नहीं ज़रूरत तो मैं आपसे प्लीज़ फिर कहता हूँ स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो, है ना। लेकिन जिसको ज़रूरत है बच्चे जी वहाँ पर जा करके एप्लीकेशन में ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर मैंने दे दिया है। ठीक है, पढ़ाई कर लेना। तो लर्न मंत्र एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बच्चा जी, तो यहाँ पर इसको कर लेना। कभी प्रश्न करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है। मैंने जैसे बताया, चींटी की पंक्ति एक सरल सीधी काली और विरल रेखा के समान प्रतीत होती है। वह अपने छोटे छोटे पैरों से प्रति क्षण चलती रहती है। चींटियां जब मिलकर चलती हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई पतला काला धागा हिलडुल रहा हो। कभी आगे कहते हैं कि वह चींटियों की पंक्ति कतार है, तुम ध्यान से देखो कि वह किस प्रकार निरंतर चलती रहती है। वह अपने काम में जुटी रहती हैं और अपने व अपने परिवार के लिए छोटे छोटे उपयोगी कणों को बिना रुके लगातार चुनती रहती हैं। मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हमको भी लगातार चलते रहना चाहिए, है ना। जो लगातार चलते रहते वो ही निश्चय को पाते हैं, जो लगातार चलते रहते, बच्चा जी क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो लगातार चलते रहते वो ही निश्चय को पाते हैं, जो बीच राह पर बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं। वही कहानी बच्चा जी हो जाती है खरगोश और कछुए वाली। भले ही आप कछुआ रहो लेकिन लगातार चलते रहो, है ना। खरगोश की तरह दौड़ करके फिर सो मत। अगर दौड़ना भी है तो खरगोश की तरह दौड़ो और हमेशा दौड़ते रहो। ठीक है, तो ये चीज़ है, उसमें उल्टा थोड़ा सा अप्लाई कर दो। बाकी ये बच्चा जी करके आगे तीसरा है आपका, यहाँ पर ये आपका बच्चा जी आ जाता है 5 नंबर का। और मैं आपको बता दूं, संस्कृत को हल्के में मत लेना। ये आपका जो संस्कृत खंड बच्चा जी होता है, संस्कृत खंड बच्चा जी होता है, ये आपका 5 नंबर ये होता है और 5 नंबर का श्लोक भी आता है। मतलब समझ सकते हो 10 नंबर और 2 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आएंगे तो 12 और 2 नंबर का आपका एक श्लोक लिखने का आएगा। 14 नंबर संस्कृत से बनते हैं। सोचो बच्चा जी 14 नंबर, है ना, 50 में से 14 नंबर, समझ रहे हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका मैं बता दूं बच्चा जी, 2 चैप्टर आप लोगों को अनुवाद तैयार करना बहुत जरूरी, इसके बाद इसको बताते हैं। पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा जी यहाँ पर वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी। इसका अनुवाद आप लोग जरूर तैयार करना। उसके बाद बच्चा जी यहाँ पर दूसरा चैप्टर है आपका भारतीय संस्कृति। कौन सा है बच्चा जी? भारतीय संस्कृति। ठीक है, संस्कृति। तो ये बच्चा जी आप लोग तैयार करना है। ये दोनों चैप्टर से आप लोगों को बच्चा जी अनुवाद जरूर तैयार करना है, संदर्भ जरूर तैयार करना है। एक चैप्टर ग्रामीणा वाला भी कर सकते हो या अन्योक्ति विलासा भी कर सकते हो, एक अदर चैप्टर। तो ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। एक श्लोक वाले में अभी आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चा जी यहाँ पर ध्यान देना, क्या बोला जा रहा है? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी एक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यानी बहुत पुरानी नगरी है ना। तो यहाँ पर ये देखो, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। अब देखो संदर्भ लिखना बिल्कुल आसान है, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि बच्चा जी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, है ना, के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। केवल बच्चा जी इसको चेंज करना है, बस आपका पूरा का पूरा संदर्भ पक्का हो जाएगा, 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब 3 नंबर अनुवाद के लिए बच्चा जी इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पूरा ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है और फिर इसका अनुवाद हिंदी में ही करना होता है, तो आप लोग आराम से कर लोगे। क्या कहता है? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयम विमल सलिल, विमल मतलब बिल्कुल साफ सुथरी, सलिल तरंगाया गंगा कूले स्थित। यह क्या है? गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति, इसकी घाटों की एक गोलाकार आकार है ना, जो आकार है वलयाकृति आकार है। पंक्ति जो है धौलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, है ना, सफेद चांदी में बिल्कुल मोतियों की तरह दिखाई देती है। अगणिता पर्यटका मतलब बहुत सारे पर्यटक मतलब यात्री, सुदूरभ्य मतलब दूर दूर से, देशेभ्य मतलब दूसरे देशों से, नित्यम मतलब प्रतिदिन रोज, अत्र मतलब यहाँ, आयंती मतलब आते हैं। अस्या घट्टानांच
शोभाम विलोक इमं बहु प्रशंसति। तो बच्चा जी ऐसे ही लिखना जैसे मैं बता रहा हूँ कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। क्या है? स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त। तो यहाँ पर याद रखना बच्चा जी, स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त यहाँ पर बोला गया है ना। इयम विमल मतलब स्वच्छ हो गया, सलिल मतलब है ना स्वच्छ, तरंगों से युक्त, सलिल मतलब तरंगे हो गई, और गंगा ये हो गया है ना, गंगा यहाँ पर ये दिया गया है, तरंग मतलब यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हो पूरे के पूरे वर्ड मिल जाएंगे, बस आपको संस्कृत पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, केवल पढ़ना आता है तो बच्चा जी आप लोग इसको कर लोगे। तो ये है आपका तरंगों से युक्त, गंगा के किनारे स्थित है जो वाराणसी है। इसके घाटों की घुमावदार वलयाकृति, अगर घुमावदार आपको नहीं पता तो आप वही लिख सकते थे वलयाकृति। ठीक है, पंक्ति में वलयाकृति पंक्ति में श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। ठीक है, वलयाकृति पंक्ति। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए, यात्रा करने के लिए दूर दूर से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर देख लो है ना, अस्या मतलब इसके, घट्टानांश मतलब घाटों की, शोभा मतलब शोभा, विलोक मतलब देखना है ना, विलोक मतलब देखना, इमाम बहु प्रशंसति और खुश होते हैं। ठीक है, देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, बहु प्रशंसति इसकी, इमाम मतलब इसकी। तो बच्चे जी देख सकते हो अनुवाद बिल्कुल सरल होता है। उसके बाद आगे अथवा वाले में बैठते हैं। तो बच्चा जी यहाँ पर अथवा वाला है आपका है ना, ये वाला किससे आपका लिया गया है? तो आप बच्चा जी याद रखना, वीरा वीर पूज्यते आम राष्ट्रद्रोह यमन राजा, यमन राज एका इदम भारतम राष्ट्र बहुनी चात्र राज्यानि बहवश्च शासका त्वाम मैत्री संधिना तान विभाज्य भारतम जेतुम इच्छसी। ठीक है, अंबिका चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम। तो यहाँ पर बच्चे जी याद रखना, संदर्भ बिल्कुल सिंपल है, आपको केवल पाठ का नाम याद होना चाहिए। तो ये पाठ आपका वीरा वीरेण पूज्यते। तो बस प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित है ना, वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। बच्चा जी इस प्रसंग भी थोड़ा सा लिख सकते हो अगर पता है कि भाई इस गद्यांश में भारतवर्ष की एकता एवं अखंडता पर प्रकाश डालते हुए यमन राज की वीरता के बारे में बताया गया है। मैं एक चीज़ बच्चे जी यहाँ पर बताना चाहूँगा, कोई भी संदर्भ व्याख्या आपकी बुक से या कहीं से मैच ना करे तो ये मत बोलना कि गलत भैया आप पढ़ा रहे हो। ये सारे के सारे सही हैं, इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा है, सरल करके लिखा है, तो ये आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर है आपका बच्चा जी हिंदी में अनुवाद, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध, यहाँ पर वाराणसी वाला ही दे दिया है क्या? तो बच्चा जी ये वाराणसी वाला ही मैं यहाँ पर इसको सुधारने की कोशिश करूँगा, प्लीज़ सॉरी उसके लिए। कभी कभी हो जाता है ना, इसको मैंने 12 घंटे लगातार बनाए हैं तो दिमाग इधर उधर हो जाता है। तो बच्चा जी यहाँ पर आप लोग प्लीज़ ध्यान देना कि इसका अनुवाद आप लोग तैयार कर लेना, ज़रूर इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, बाकी वीरा वीरेण पूज्यते वाले चैप्टर से पूरा तैयार कर लेना। बाकी इसका अपडेट वर्जन मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दूंगा, वहाँ पर जा करके आप लोग देख लेना, नोट्स पूरी डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पूरा इसका पूरा मतलब पूरा का पूरा आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप प्ले स्टोर में बच्चा जी सर्च कर सकते हो, लर्न मंत्रा, क्या सर्च करना, स्पेस नहीं देना है, लर्न मंत्रा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सारी नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगी अपडेटेड वर्जन में। तो बच्चा जी इसको तैयार कर लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं। चौथा है दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। बच्चा जी ये भी 5 नंबर का आएगा, मैंने पहले बताया ही आपको। तो उसके बाद यहाँ पर देखो ये एक दे देता है, उसके बाद 2 दिए रहेंगे, एक ये है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सबसे पहले है आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता आमुका स्फुटवक्ता च यो जानाति सा पंडिता। अब यहाँ पर देखो ये वही वाला है ना, प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला पाठ, क्योंकि आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुका स्फुटवक्ता च यो जानाति सा पंडिता। तो यहाँ पर पूछ रहा है पत्र के बारे में। सबसे पहले संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित है ना, वृद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित है। बिल्कुल सिंपल बच्चा जी, आपका 2 नंबर फिक्स। अब अनुवाद का 2 नंबर मिलेगा। एक प्रसंग जरूर लिख देना बच्चा जी, इससे क्या होगा, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा, क्योंकि संदर्भ छोटा सा होता है तो 2 नंबर कोई तुक नहीं बनता देने का, तो इसको भी लिख दोगे तो काटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, है ना। काटना भी चाहेंगे एग्जामिनर जी तो आपके नंबर नहीं काट पाएंगे। तो यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में गांव एवं शहर के व्यक्ति के बीच संवाद के माध्यम से पत्र के महत्व के बारे में बताया गया है। पत्र का महत्व क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ भी लेटर कुछ भी भेजना, उसका महत्व बताया गया है। हिंदी में अनुवाद आपको करना है तो यहाँ पर यही है, आप 2 है ना, दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, जिसके पैर नहीं होते वह कहीं जा नहीं सकता, किंतु यहाँ जिसके विषय में बात की जा रही है
वह पैर न होने पर भी दूर दूर तक चला जाता है। आप दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता मुखा स्फुटत्वा च यो जानाति सा पंडिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। आगे आता है तीसरा, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। 5 नंबर का बच्चा जी ये भी आता है। तो ये अथवा वाला ही है ना, अथवा वाला ही है। तो बच्चा जी यहाँ पर ध्यान देना है ना, ये वाला, तो यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा। ये यक्ष पूछते हैं, फिर युधिष्ठिर, ये पूरा एक ही है। ठीक है, धन्या ना मुक्ततमम, यहाँ पर कर लेना बच्चा जी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो है ना। लाभा ना मुक्ततम किन स्यात् सुखानाम स्यात् किमुत्तमम। देखो बच्चा जी यहाँ पर इसको संस्कृत है, ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना होता है। मेरी बैटरी की लो हो रही है कैमरे की, मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद संदर्भ वही सेम रहेगा, जीवन सूत्राणी वाला पाठ होता है। जीवन सूत्राणी वाला पाठ यक्ष और युधिष्ठिर के बारे में बेस है, मतलब महाभारत के बारे में, बस सिंपल। ठीक है, उसके बाद बच्चा जी प्रसंग भी आप लिख दोगे कि प्रस्तुत श्लोक में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से अन्न धन और सुख की उत्तमता पर प्रकाश डाला गया है, इसी में से आपको मिल जाएगा। हिंदी में बच्चा जी अनुवाद करना होता है तो अनुवाद यक्ष कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। अन्नों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, ये प्रश्न है। ये सारे के सारे यक्ष ने प्रश्न किए हैं और ये युधिष्ठिर ने इसके उत्तर दिए हैं। तो बच्चा जी ये ध्यान देना। ठीक है, इसके अनुसार आप लोग तैयार कर लेना, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। 5वां है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। 3 नंबर का आएगा बच्चा जी। आपको आपका जो खंडकाव्य होता है वो आपको अपने सर से पूछ लेना है कि सर हमारे यहाँ कौन सा खंडकाव्य लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमसे बच्चा जी पूरे 75 जिलों के स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो यूपी के। तो आप सोच सकते हो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैं नहीं बता सकता एक एक करके। तो इसलिए इसको आप प्लीज़ अपने से तैयार कर लेना। इसको मैंने लिख भी दिया है, नोट खंडकाव्य अपने जिले के अनुसार अपने सर से पूछ करके तैयार कर लें। ठीक है, तो बच्चा जी इतना आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके जिले में कौन सा लगता है जरूर नीचे कमेंट करके बताना। 6वां का बच्चा जी कहता है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। बच्चा जी 5 नंबर का आएगा। और आपसे मैं बता रहा हूँ कि बच्चा जी यहाँ पर केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर आपने इनका तैयार कर लियो तो समझ लियो कि आपके 5 नंबर फिक्स हैं। क्या हैं बच्चा जी, 5 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। सच्ची में बता रहे हैं, 5 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो इनको तैयार कर लीजिए। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभी हम बता देंगे। और ये सारे जीवन परिचय का जो भी है पूरा का पूरा नोट्स मैं अपने एप्लीकेशन में डाल चुका हूँ पहले ऑलरेडी। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लर्न मंत्रा बच्चा जी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसमें जो भी आईडी वगैरह प्रोसेस होगा वो आप बना लोगे, बिल्कुल सिंपल होता है ना, ओटीपी वगैरह से, जो भी ईमेल आईडी से। बनाने के बाद बच्चे जी क्या करना है, तो लर्न मंत्रा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, सर्च करके प्ले स्टोर में जाना। और उसके बाद बच्चा जी क्या करना है, वहाँ पर आपको एक सीरीज मिलेगी बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल हिंदी के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल। तो बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल में जैसे ही अंदर जाओगे तो बच्चा जी वहाँ पर आपको मिलेगा हिंदी, है ना, हिंदी स्पेशल करके एक सीरीज चल रही है 22 फरवरी के लिए। तो हिंदी स्पेशल जो सीरीज है बच्चा जी, ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर तैयार करना। मैंने 599 से प्राइस घटा करके केवल 69 कर दिए ताकि हर बच्चा नोट्स से पढ़ाई कर सके। तो जा करके प्लीज़ बच्चा जी इसको ज्वाइन करें और आनंद लें आराम से मस्त ऐसे नोट्स का। ठीक है, तो चलिए बच्चा जी यहाँ पर खा है, ये भी 5 नंबर का आएगा, मतलब 10 नंबर। बच्चा जी सोच सकते हो 10 नंबर बहुत बड़ा हो जाता है जीवन परिचय के लिए। कौन सी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं उसके मैंने नोट्स अपने एप्लीकेशन वहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं पहले से ही ऑलरेडी, तो वहाँ पर जरूर जाकर देखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आता है सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ये कवि परिचय है, ये लेखक परिचय। चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है, ठीक है, मैं एक ही बताऊँगा यहाँ पर, तो देख सकते हो एक ही पूछा जाता है, एक ही 3 में से कोई एक का करना है। तो एक मैं बता रहा हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो यहाँ पर है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल तथा माता का नाम क्या था, जल्दी बताओ। चंद्रवली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी जिसके कारण इनको बचपन से ही धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हुआ माता जी के कारण, है ना। महाभारत रामायण आदि की कहानियाँ सुनाया करती थी। ये सब ज्ञान अपने से यहाँ पर चेप देना है हमारी भाषा में। ठीक है, तो बच्चा जी यहाँ पर आपको ज्ञान जो है यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत बड़ा करना है अगर, तो चेप देना है, क्योंकि धार्मिक महिला थी तो धार्मिक होंगी तो महाभारत रामायण आदि की कहानियाँ सुनाया करती थी, क्योंकि शुक्ल थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद को बचपन से धर्म ग्रंथों का परिवेश प्राप्त हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई। इनके मिर्जापुर में पिताजी कानून गो भी थे, वो भी लिख सकते हो, वरना आगे बढ़ते हैं।
बच्चा जी इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा है। ये जीवन परिचय स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको कहीं भी ये जीवन परिचय नहीं मिलेगा, इतनी सरल भाषा में, इतनी स्पष्ट भाषा में इसको लिख दोगे, 5 नंबर देने से एग्जामिनर कतई नहीं काट सकता। ठीक है, तो यूट्यूब के बहकाव में मत आना। बहुत सारे बच्चे को बहकाया जा रहा है, बता रहे हैं कि छोटा सा लिखो, ये लिखो, ऐसे कर दो। बस भैया 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर बिना लिखे नहीं मिल सकते, तो 5 नंबर ऐसे मिलेंगे बच्चा जी। ठीक है, तो प्लीज़ तैयार कर लेना। बाकी मैं देख लूँ 20 मिनट ही हुए हैं अभी, नहीं कैमरा बंद हो जाता है ना अचानक, तो दिक्कत होती है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी याद कर लेना। ठीक है, इन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए इलाहाबाद प्रयागराज में दाखिला लिया, परंतु गणित में कमजोर होने का इनका विद्यालय परीक्षा से पहले ही छूट गया। तत्पश्चात शुक्ल जी मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, क्योंकि मिर्जापुर में इनके पिताजी कानूनगो थे, तो वहीं पर ये भी नौकरी करने लगे। यह नौकरी इनके पसंद के अनुसार नहीं थी, यानी स्वभावानुकूल नहीं थी, या न होने के कारण नौकरी छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। मिर्जापुर के मिशन स्कूल में क्यों? क्योंकि मिशन स्कूल से इन्होंने 10वीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी, जहाँ पर उन्होंने पढ़ा वहीं पर पढ़ाने भी लगे। ठीक है, चित्रकला के अध्यापक होने के बाद अध्यापन कार्य करते हुए उन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना करी। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए एवं काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादन के लिए बुलाया गया। ठीक है, तो ये सम्मान सहित बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, तो ये भी बच्चा जी याद रखना। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। कुछ ही समय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और हिंदी के महान साहित्यकार, आलोचककार, ठीक है, निबंधकार माने जाते हैं ना, एवं शुक्ल जी का जो निधन है 1941 ईस्वी में हो गया। तो बच्चा जी हो गया। इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं भी हम आपको बता देते हैं। तो महत्वपूर्ण रचनाएं बच्चे जी यहाँ पर आपका हो जाता है, मैंने आपको बताया ही पहले, है ना। निबंध में आपका चिंतामणि विचार भी थी, आलोचना में रश्मिमांसा त्रिवेणी सूरदास, कहानी में 11 वर्ष का समय, इतिहास जो है हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चा जी, और संपादन इनका जो है हिंदी शब्द सागर का भी इन्होंने संपादन किया, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का, आनंद कादम्बिनी का भी किया। बच्चा जी यहाँ पर ध्यान देना, मैंने ये सारे के सारे टॉपिक कहाँ से उठाए, यहीं से। देख लो, ये देखो, है ना, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया, और यहाँ पर जो भी है ना बुलाया गया, जहाँ पर कहाँ गए। ठीक है, तो ये सारा यहीं से है। देखो, अब यहाँ पर इसको लिखना जरूरी है थोड़ा सा, या आप बच्चा जी यहाँ पर लिख सकते हो साहित्य में स्थान, अगर आप बना सकते हो। कैसे बनाना है बताते हैं। साहित्य में स्थान या साहित्यिक स्थान, ठीक है, में स्थान। तो बच्चा जी साहित्य में स्थान आपको कम से कम 3-4 लाइन में आपको चेप देना है। 5 नंबर का सवाल है बच्चा जी, 5 नंबर। तो 5 नंबर मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है, इसमें से एक भी नंबर ना कटे, इसलिए बता रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने से चेप दोगे तो क्या हो जाएगा बना करके। साहित्य में स्थान बिल्कुल सिंपल है, आपको ये पता होगा, शुक्ल युग के प्रवर्तक थे, तो आप लिख दोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही एक अच्छे निबंधकार, इतिहासकार, आलोचककार होने के साथ साथ और भी लिख सकते हो, है ना, एक अच्छे लेखक थे, ऐसे करके लिख देना है आपको, मतलब अपने अनुसार जो भी बनाना है। इनका निबंध चिंतामणि एवं विचार भी थी, बहुत ही अच्छे निबंध, ललित निबंधों में माने जाते हैं, ऐसे करके छेप देना है जो भी। बाकी उसको ना लिखोगे तो इसी को लिख दो। हमारे पाठ्य पुस्तक में मित्रता नामक निबंध शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि से संकलित है, चिंतामणि से ही है। ठीक है, इस निबंध में अच्छे मित्र के गुण की पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता आदि का सुंदर विश्लेषणात्मक वर्णन है। अब यहाँ पर देखो, विश्लेषणात्मक वर्णन है, तो इनके निबंधों में एक विश्लेषणात्मक वर्णन दिखाई देता है, ऐसे करके आप लिख सकते हो ना। प्रस्तुत निबंध में शुक्ल जी ने सलाह दी है बच्चा जी कि हमें हमेशा उत्तम चरित्रवान, ईमानदार एवं विवेकशील लोगों को ही संगति करनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है, बुरी संगति नहीं करना चाहिए। आगे है, तो यहाँ पर बच्चा जी आपका कवि परिचय। तो कवि परिचय में हम आपको सूरदास जी का बता रहे हैं, तो याद रखना बच्चा जी सूरदास जी का। तो सूरदास जी का यहाँ पर बच्चा जी हो जाता है अष्टशाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनावक्ता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सोरो नामक गांव को भी मानते हैं, है ना, सॉरी सीही नामक गांव को मानते हैं, सोरो तुलसीदास को मानते हैं, तो यहाँ पर सीही नामक गांव को मानते हैं बच्चा जी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत तथा माता का नाम, ठीक है, माता का नाम नहीं था तो रामदास सारस्वत था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सूरदास जी जन्मान थे या नहीं, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। अभी बच्चा जी हम आपको बताते हैं, नहीं आपको ये सारी लिखना कैसे, ऐसे नहीं लिखना, लिखने का तरीका अलग है, याद करने का तरीका है। विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी ने कृष्ण जी की बाल लीलाओं का इतना मनोहरी को स्पष्ट वर्णन किया जो आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। सूरदास जी बचपन से ही विरक्त हो गए थे और घऊ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे, ठीक है, और कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी
गऊ घाट पर गए और वहां पर सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को एक स्वरचित पद गाकर सुनाया, जिसके कारण वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया और यह वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए, वल्लभाचार्य जी इनके गुरु बन गए। तो कहाँ हैं, तब से वल्लभाचार्य जी इनके गुरु बन गए। तो गुरु का नाम वल्लभाचार्य, याद रखना बच्चों, गुरु का नाम वल्लभाचार्य। ठीक है, तो ये है। तुलसीदास जी की भेंट कहा जाता है कि सूरदास से हुई थी, जिसके कारण तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली नामक रचना लिखी थी। सूरदास नहीं, तुलसीदास जी। तो समझ रहे, मैच कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सूरदास से प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली नामक रचना की। वल्लभाचार्य जी ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया। वहाँ पर ये कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे या करते रहे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास स्थित पारसौली नामक गांव में हो गई। बच्चा जी यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, आपको दो चीज़ें मैच जरूर कर रही होंगी, सूरदास जी और तुलसीदास जी में, दोनों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सूरदास जी का जन्म जो हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था, तुलसीदास का हुआ था 1532 ईस्वी में। तो एक्चुअली में देखा जाए तो सूरदास जी तुलसीदास जी से बड़े थे। बच्चा जी देख सकते हो ना, सूरदास जी तुलसीदास जी से बड़े थे, मतलब आप कह लो सूरदास जी के सलाह से ही तुलसीदास जी कृष्ण गीतावली नामक रचना लिखी थी, है ना। अब यहाँ पर बच्चा जी कैसे लिखा जाता है जीवन परिचय, मैं बच्चा जी आपको बताना चाहूँगा। आपको प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर डालना है। क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या कॉपी में डालना है। ठीक है, जो भी है आपकी यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद जिसका जीवन परिचय लिख रहे हो, मान लो आप सपोज करो तुलसीदास का लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तुलसीदास का लिख रहे हो, तुलसीदास। हाँ, साथ में तुलसीदास का बता भी देंगे, सूरदास का तो हमने बता ही दिया। ठीक है, तो तुलसीदास का आप लिख रहे हो। अब बच्चा जी यहाँ पर आपको इधर साइड फ्लो चार्ट जरूर बना लेना है। ये देखो फ्लो चार्ट आपका रेडी हो गया। ठीक है, इस तरीके का फ्लो चार्ट में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, मतलब संक्षिप्त परिचय कह लो। सबसे पहले आपका जन्म कब हुआ था, तो जन्म बच्चों आपका है ना तुलसीदास जी का कब हुआ था, तो 1532 ईस्वी। कहाँ हुआ था बच्चों, तो आपका राजापुर नामक गांव में हुआ था। राजापुर ये कहाँ पर स्थित है, बांदा जिले में, तो बांदा। इस तरीके से बच्चों आपको फ्लो चार्ट बनाना है। अब यहाँ पर लिखोगे मृत्यु, पहले सबसे पहले लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे बच्चा जी मृत्यु। तो मृत्यु कब हुई थी, 1623 ईस्वी में। तो 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1623, तो ये भी याद रख लेना बच्चों, 1623 कह सकते हो ना। उसके बाद आपका मृत्यु हो गई, कहाँ पर हुई थी भैया, तो यहाँ पर तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, काशी में। ठीक है, अस्सी घाट पर। तो यहाँ पर बच्चा जी आप लोग लिखना अस्सी घाट पर हुई थी, अस्सी घाट। ठीक है, घाट काशी। तो बच्चा जी ऐसे कर लेना, सटाना ना पड़े, थोड़ा बड़ा बना लेना, मैं आपको बता है रहा हूँ बस। मृत्यु के बाद बच्चा जी यहाँ पर आपको लिखना है पिता, पिता का नाम। ठीक है, पिता एवं माता का नाम कह लो, या पिता का नाम पिता का नाम बच्चों क्या था, रामदास सारस्वत। ठीक है, रामदास, ओ सॉरी, यहाँ पर मैं सूरदास का बता रहा हूँ। पिता का नाम इनके क्या था, तो माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है, आत्माराम दुबे बच्चा जी, आत्माराम दुबे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा जी। उसके बाद आपका माता का नाम बच्चा जी हो जाता है, माता का नाम क्या हो जाता है, माता का नाम बच्चा जी यहाँ पर हो जाता है, ध्यान देना, माता का नाम यहाँ पर हो जाता है हुलसी। ठीक है, क्या हो जाता है, हुलसी। बच्चा जी यहाँ पर ध्यान देना, इनके बचपन का नाम भी आप लिख सकते हो। बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम बच्चों यहाँ पर था राम बोला। ठीक है, क्या था, राम बोला। तो यहाँ पर ये याद रख लेना। उसके बाद बच्चा जी यहाँ पर आप गुरु लिख सकते हो। इनके बचपन के जो गुरु थे स्वामी नर हरिदास, नर हरिदास। तो बच्चा जी यहाँ पर आप लिखोगे स्वामी नर हरिदास, स्वामी, तो यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है बच्चा जी, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, गुरु आप लोग लिखोगे गुरु स्वामी नर हरिदास, स्वामी नर हरिदास। ठीक है, नर हरिदास। तो बच्चा जी इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाता है। इससे आप जीवन परिचय भी बनाकर लिख सकते हो। अब इसी के सामने आप यहाँ पर लिखोगे बच्चा जी जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय। अब इसमें बार बार पेन बदलने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारी चीज़ आपको यहीं सब चेप देना है, सारी चीज़ चेप देना है जितना। और बच्चा जी यहाँ पर एक चीज़ है, रचनाएं जरूर लिख देना। रचनाएं तुलसीदास जी की कौन कौन सी हैं, जैसे श्री रामचरितमानस आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका बच्चा जी यहाँ पर हो जाता है श्री रामचरितमानस। तो श्री रामचरितमानस बच्चा जी यहाँ पर रचना हो जाती है। कवितावली भी इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है, कवितावली हो जाती है, दोहावली हो जाती है। तो बच्चा जी यहाँ पर हम बताए दे रहे हैं, जैसे कि तुलसीदास जी की रचनाएं दोहावली हो जाती है ना। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रचना बच्चा जी याद रख लेना, विनय पत्रिका हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चा जी, विनय पत्रिका। ठीक है, तो बच्चा जी याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी लिखा है जल्दी जल्दी आगे बच्चा जी। तो आगे आपका आता है महत्वपूर्ण कृतियाँ,
है ना, इनकी सूरदास जी की, मैंने आपको बताया सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, उनके बारे में आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। साहित्य में स्थान बच्चा जी थोड़ा सा लिख देना इस तरीके से अपनी भाषा में मधुर, है ना, इस तरीके से कि भाई कृष्ण भक्त शिरोमणि सूरदास जी का स्थान हिंदी साहित्य में सूर्य के समान ही है। इनकी भाषा अत्यंत सरल एवं छंदों, अलंकारों, रसों से संयुक्त है। इनकी भाषाओं में भक्ति रस प्रमुख रूप से मिलता है। इन्होंने रचनाएं ब्रज भाषा में की। अब देखो ये चीज़ आप तुलसीदास में भी चेप सकते हो, क्योंकि भक्ति रस तो उनके में भी मिलेगा, है ना। और इन्होंने जो है अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं और तुलसीदास। तो बच्चा जी कैमरा बंद हो गया था। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि तुलसीदास जी ने अपनी भाषाएं अवधी भाषा में लिखी हैं। किस भाषा में? तुलसीदास, बच्चा जी याद रख लेना, तुलसीदास जी की जो भाषा थी यहाँ पर, वो बच्चा जी यहाँ पर अवधी थी। क्या थी? अवधी थी। और यहाँ पर बच्चा जी याद रख लेना, सूरदास जी की जो भाषा थी, सूरदास जी की जो भाषा थी, वो सूरदास जी की भाषा ब्रज थी, ब्रज थी, ठीक है, ब्रज थी। तो याद रखना बच्चा जी, ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेना बाकी, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर देखो चेप सकते हो, ये सारी चीज़ें तुलसीदास के में भी चेप सकते हो, किसी का भी आ जाए चेप सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। आगे आता है हमारा 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए हुए श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। बच्चा जी यहाँ पर हम 3 श्लोक बता रहे हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँ बच्चा जी कि इनका अनुवाद आप लोगों को अपने से तैयार करना है, इनका अनुवाद संदर्भ अपने से तैयार करना है। और बच्चा जी एक चीज़ और बताना चाहेंगे यहाँ पर हम आपको कि अनुवाद तो तैयार कर लोगे, संदर्भ तैयार कर लोगे तो 5 नंबर आपका ये फिक्स हो जाएगा, 5 नंबर आपका ये भी फिक्स हो सकता है इसी में से कोई ना कोई फंस जाए आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चा जी इनको जरूर तैयार कर लेना। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट निबंध का भी PDF अपलोड कर दिया है अनुवाद सहित, तो जा करके बच्चा जी, है ना, स्पेशल बिल्कुल वहाँ पर मिल रही सारी चीज़ें। तो जा करके बच्चा जी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, नोट्स डाउनलोड करो, पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपका यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 बताए दे रहा हूँ। बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया। क्या कहते हैं बच्चा जी कि बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया, उभयत्र समोवीरा, वीर भाव ही वीरता। बंधनम मरणम वापी, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया, है ना, जीत हो अथवा हार हो, उभयत्र समोवीर, इन दोनों भावों में भी वीर सदैव वीर ही रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो मैंने आपको बच्चा जी इसका अनुवाद भी बता दिया। और वीर, वीर आया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बच्चा जी हो जाएगा, जब संदर्भ लिखोगे तो किस पाठ से है, तो बच्चा जी याद रख लेना, वीरा वीरेण पूज्यते। तो बच्चा जी वीरा वीरेण पूज्यते वाले पाठ से है, तो याद रख लेना बच्चा जी, वीरा वीरेण पूज्यते, ठीक है। तो बच्चा जी आई होप आप लोगों को तैयार हो गया होगा। दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो यहाँ पर बच्चा जी याद रख लेना वाराणसी वाले पाठ से है। अब इसका अनुवाद बच्चा जी वाराणसी, इसका अनुवाद आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर बताना नीचे, है ना, पूरा अनुवाद कर देना, मैं देखूंगा सारे बच्चों का। उसके बाद मरणम मंगलम यत्र विभूतियश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी केन मीयते, ठीक है। तो बच्चा जी यहाँ पर याद रख लेना काशी वाला चैप्टर, है ना, वाराणसी वाला ये भी है, दोनों एक ही चैप्टर से हैं, तो इनका अनुवाद भी तैयार कर लेना। चलिए बच्चा जी आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम पूरा यहाँ पर महामैराथन कर रहे हैं, है ना, 7 सेट हम सॉल्व करवाएंगे आपका, एक नहीं। अभी लगातार वीडियो आएंगी, आपका 22 को पेपर है तो बहुत ही कम टाइम बचा है, तो प्लीज़ तैयारी आराम से करते रहें। बाकी इसीलिए मैं इनकी नोट्स वगैरह सारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। श्वेतकेतु कस्य पुत्र, श्वेतकेतु जो था वो किसका पुत्र था, ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया बच्चा जी। तो जो यहाँ पर बच्चा जी है श्वेतकेतु अरुणे का पुत्र था, अरुणे पुत्र आसीत, अरुणे का पुत्र था, किसका था बच्चा जी, अरुणे का, ठीक है, अरुणे का। चलिए आगे है विश्वस्य सृष्टा का, मतलब विश्व के रचयिता कौन है, सृष्टा कौन है, ठीक है, तो भगवान है, ईश्वर है, दयानिधि है, ठीक है। तो ईश्वर एका एव अस्ति, बस एक ईश्वर ही है भगवान के सृष्टा, सॉरी यहाँ इसके पूरे विश्व के सृष्टा, ठीक है, विश्व के रचयिता। बच्चे जी भगवान का पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है, भगवान, दयानिधि, ईश, सब कुछ, है ना, ये सारी चीज़ें, तो पर्यायवाची आपको तैयार कर लेना है। तीसरा अतुरस्य मित्रम विशक भवति। तो बच्चे जी यहाँ पर आप लोग बताना क्या हम महामैराथन ग्रामर की करें, क्या महामैराथन ग्रामर की जाए, मतलब हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की, क्या बच्चा जी, हिंदी व्याकरण की। तो हिंदी व्याकरण की क्या महामैराथन क्लास की जाए, जल्दी से आप लोग बच्चा जी कमेंट करके बताना, क्या हिंदी व्याकरण की महामैराथन की जाए। तो हिंदी व्याकरण की अगर आप बोलोगे महामैराथन तो हम जरूर करेंगे। अतुरस्य मित्रम विशकम भवति, तो यहाँ पर ये है, ठीक है, ये वाले का चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत, तो यहाँ पर स्वतंत्र, चंद्रशेखर स्वनाम स्वतंत्र
मतलब अपने पिता का नाम, ठीक है, स्वतंत्र बताया और अपना नाम आजाद बताया था। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, तो स्वनाम आजाद इति अकथयत होगा। और स्वपितु नाम है ना, अपने पिता का नाम, तो यहाँ पर बच्चे पार्टी यहाँ पर होगा स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं। आगे 9वां आता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो बच्चा जी ये निबंध आप तैयार कर सकते हो, स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण यानी प्रदूषण पर तैयार कर सकते हो। और बच्चा जी जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, एक है आपका देश प्रेम, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है बच्चा जी, तो ये तैयार कर सकते हो। और बाकी निबंध अपने भाषा में लिखा जाता है। हम यहाँ पर कुछ टॉपिक आपको बता देते हैं कि निबंध तैयार कैसे करना चाहिए। सबसे पहले बच्चा पार्टी यहाँ पर आपको अपने माइंड में अंक रखना है। बच्चा जी यहाँ पर आपका जो 7 नंबर का निबंध होता है, 7 नंबर का अगर निबंध है तो हमको कम से कम 7 हेडिंग लिखना पड़ेगा। तो बच्चा जी ध्यान देना, 7 हेडिंग बना करके किसी भी तरीके से आपको लिखना है। 7 से ज़्यादा हो सकती हैं भैया, पेज कितने हों, तो पेज में आपको बोलूँगा 2 से ढाई पेज में निबंध लिखना, ताकि एग्जामिनर चाहे भी ना कि मैं इस बच्चे का नंबर काट लूँ तो ना काट पाए, और अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखना। और बच्चा जी यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले लिखी जाती है प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखी जाती है। प्रस्तावना मतलब बच्चा जी यहाँ पर होता है, इंग्लिश में बोले तो इंट्रोडक्शन। क्या होता है? इंट्रोडक्शन बच्चा जी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखना होता है। सपोज करिए आप लोग है ना कि यहाँ पर आप पर्यावरण पर लिख रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण पर, तो यहाँ पर आप उसका पूरा इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि आज के समय में मानव प्रगतिशील हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण इस क्या क्या कैसे बढ़ रहा है, पूरा परिचय आपको लिख देना है, अपनी भाषा में लिखना है। निबंध का मतलब यही होता है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जितना भी आप सोच सकते हो, आप उस जोन में जाने की कोशिश करो। पर्यावरण प्रदूषण आया तो मतलब पर्यावरण प्रदूषित हो गया, समझ लो। उसके बाद उसका कारण, निवारण, सारी चीजें लिख दो। अब जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर बच्चा जी यहाँ पर पूछा था, क्या पूछा था? पर्यावरण प्रदूषण पर, ठीक है। तो बच्चा जी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम बदल देते हैं, ठीक है बच्चा जी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे प्रदूषण पर पूछा था, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, उसका आपने इंट्रोडक्शन दिया बच्चा जी, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन दिया। अब यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का समस्या, अब यहाँ पर समस्या लिखोगे, ठीक है। तो प्रदूषण की समस्या, आप बच्चा जी यहाँ पर पूरी हेडिंग डालोगे पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण पर लिख रहे हैं तो पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या, ठीक है बच्चा जी। यहाँ पर थोड़ा परिचय में आप जैसे इंट्रोडक्शन डाल रहे हैं तो इसमें भी आप सब हेडिंग डाल सकते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बच्चा जी, याद रखना, अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग करना है, हेडिंग के बाद उसमें सब हेडिंग जरूर ऐड करना है। वो कैसे करना है स्मार्टली हम बता रहे हैं बच्चा जी, ठीक है। तो सब हेडिंग आपको जरूर ऐड करना है। कैसे करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, प्रस्तावना जैसे दी गई है तो उसमें आप जैसे प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन लिखे है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में भाई प्रदूषण के प्रकार भी, ठीक है। तो हेडिंग में जैसे आपने लिखा पहला नंबर, उसके बाद इसमें पहला रोमन में करके प्रदूषण के प्रकार, ठीक है बच्चा जी। तो प्रदूषण के प्रकार, यहाँ पर उसके प्रकार लिख सकते हो, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब प्रदूषण आप लिख सकते हो, है ना, थोड़ा बड़ा करने के लिए। बाकी पूछ तो पर्यावरण प्रदूषण पर रहा है ना, तो ये चीज़ है। ओजोन परत का नष्ट होना, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। गाड़ियाँ ज़्यादा चलना, है ना, और पॉलीथीन का ज़्यादा प्रयोग करना। पर्यावरण का मतलब हमारी धरती, वायु, आसमान, कुछ भी मतलब प्रदूषित हो रहा है तो, ठीक है। वो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेना, मैंने आपको बता दिया। लास्ट में बच्चा पार्टी यहाँ पर उपसंहार लिखना मत भूलना। क्या बच्चा पार्टी? उपसंहार, ठीक है। तो उपसंहार लिखना मत भूलना। उपसंहार वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब अपना जो कंक्लूजन देना है, कंक्लूजन में आप अपने अनुसार लिखोगे, है ना। कंक्लूजन जो भी आपको देना है वो अपने अनुसार आपको देना है। चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे लास्ट में आता है आपका पत्र लेखन। अपनी विशेष रुचियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए आ सकता है, दादी को, फूफा, नानी, किसी को भी आ सकता है, गर्लफ्रेंड को भी, ठीक है। गर्लफ्रेंड को आएगा ठीक है, नहीं आएगा बच्चा जी, मजाक कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो 4 अंक का आपका होगा। तो 4 अंक में आपको क्या करना है कि 1 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। आपको ये आ सकता है, या छात्रवृत्ति की माफ़ी के लिए आ सकता है, क्या छात्रवृत्ति के लिए कह लो, या फिर क्या है शुल्क माफ़ी के लिए आ सकता है, ठीक है बच्चा पार्टी, शुल्क माफ़ी के लिए। तो शुल्क माफ़ी के लिए भी आ सकता है। ये सारी चीज़ें तो हम आपको दोनों बता रहे हैं। लिखने का तरीका आना चाहिए, बाकी आप बीच में कुछ भी ऐड कर सकते हो, किसी का भी आए एक झक्कास में टक से उड़ा दोगे बच्चा जी, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए निबंध, अच्छा पत्र क्या होता है। अच्छा पत्र में हमेशा याद रखना बच्चा, निवेदन कर रहे हो तो उसमें निवेदन जरूर होना चाहिए।
निवेदन होना चाहिए, आपकी भाषा बिल्कुल निवेदन जैसी लगे भी, ये नहीं कि आप उसको धमका रहे हो, डरा रहे हो, समझ रहे हैं। उसके बाद निवेदन हो तो भाई सरल भाषा में हो, है ना, कोई ऐसा। हाँ बच्चा जी ध्यान दें, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भैया बैटरी कैमरे की बिल्कुल हाँ बच्चा, हाँ बच्चा जी तो ध्यान दें, हाँ बच्चा जी तो ध्यान दें कि बैटरी, हाँ बच्चा जी तो ध्यान दें कि कैमरे की बैटरी बिल्कुल कलहर रही है, बिल्कुल मरने वाली है कह लो। और मेरी एसडी कार्ड भी फुल हो गई थी, तो मैं पीसी में डाटा ट्रांसफ़र किया, उसके बाद फिर से शूट में लग गया। तो समझ सकते हो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बड़ी वीडियो बनाने में। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा था ना कि पत्र लेखन कैसे करना है, क्योंकि भैया 4 नंबर का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है 4 नंबर, मतलब समझ सकते हो ना भाई 4 नंबर, है ना, लॉलीपॉप मिल जाए तो कैसे रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ पत्र लिखने का तरीका। सबसे पहले उसमें निवेदन अगर कर रहे हो तो निवेदन हो, सरल भाषा उसमें जरूर होनी चाहिए, एक सरल अच्छी बिल्कुल सटे हुए शब्द अच्छे तरीके से बंधे हुए कह लो आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तरीका क्या है, सबसे पहले वही चीज़ चेपना बिल्कुल, ठीक है, कुछ भी दे दे। सबसे पहले ऊपर लिखोगे बच्चा पार्टी सेवा में, ठीक है, उसके बाद नीचे श्रीमती प्रधानाचार्य महोदय। अब यहाँ पर बच्चा जी मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, रिमोट पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया था बच्चा जी, यहाँ पर ध्यान दोगे अथवा में तो दिया गया था 1 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। बच्चा इसी में फंसेगा, बहुत सारा बच्चा फंसेगा, देख लेना चाहे, हो सकता है पत्र में दे दे प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य के पत्र लिखना है तो मतलब स्त्री होंगी, स्त्री मतलब कह लो भैया मैडम होंगी, मैडम को बोला जाता है प्रधानाचार्य, और जो सर होते हैं उनको बोला जाता है प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। तो यही चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा था, यही छोटी सी मिस्टेक में बच्चा फंसेगा, वो क्या करेगा, प्रधानाचार्य लिखा रहेगा तो प्रधानाचार्य लिखने लगेगा। और एग्जामिनर चाहता ही है जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला कि तुम ससुरो गलती करो, तो गलती तुमको नहीं करना है, आराम से बिल्कुल लिखना है, ठीक है बच्चा। तो ये ध्यान देना। तो बच्चा जी जो भी हम आपको बता रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आप समझ लो, गांठ बांध लो, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा, जो हम बीच में बता रहे हैं ये चीज़ आपको कोई कभी बताया था, नहीं बताएगा। लेकिन बच्चा जी आप गलती करोगे, हमारे दिमाग में था तो हम आप लोगों को ये बता रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब यहाँ पर बताते हैं कि पत्र कैसे लिखना है। सबसे पहले बच्चा जी आप लिखोगे शुरू में सेवा में, ठीक है, सेवा में लिखने के बाद आप लिखोगे श्रीमती प्रधानाचार्य महोदय। अगर आप प्रधानाचार्य यानी मैडम को लिख रहे हो, अगर पत्र में आता है तब, ठीक है, वरना प्रधानाचार्य को ही लिखोगे। तो प्रधानाचार्य आता है तो प्रधानाचार्य लिखोगे, महोदया की जगह महोदय हो जाएगा, बस इतना रहेगा। विकास पब्लिक स्कूल, हमारा विकास नाम था तो हमने लिख दिया है विकास पब्लिक स्कूल, ठीक है, लर्न मंत्रा ऑलराउंडर स्कूल, ठीक है, कुछ भी लिख दो। पढ़ाई नगर चित्रकूट धाम, तो चित्रकूट धाम में हमारा जो है गांव है, और यहाँ पर पढ़ाई नगर हमने लिख दिया है, जो भी आपका नगर लगे, टोला मोहल्ला जो भी लगे, घर नंबर वार्ड नंबर, मतलब यहाँ पर एक्चुअली में पता लिखा जाता है बच्चा जी, ठीक है, ये पता हो गया, सॉरी बच्चा जी सॉरी, यहाँ पर आपका पता लिखा जाता है, यहाँ पर आपका विद्यालय का नाम ये सब लिखा जाता है, यहाँ पर आपको नीचे विषय डालना होता है। जैसे अवकाश के लिए तो अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी प्रार्थना पत्र, ठीक है, तो आप लिखोगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद लिखोगे महोदया, यहाँ पर भी महोदय नहीं लिखना है क्योंकि प्रधानाचार्य जी के लिए हमको लिखना है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सिंपल अपनी भाषा लिख दो नीचे से कि भाई सविनय निवेदन है कि मैं आपके, ठीक है, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, आज सुबह तेज बुखार होने के कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे सविनय निवेदन है कि मुझे 3 दिनों, यानी ये डेट आप डाल सकते हो कोष्टक में, तक का अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है। यहाँ पर आप धन्यवाद लिखोगे, डेट लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपको नाम नहीं लिखना, ये ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखा जाता, का खगा ही डालोगे। कक्षा 10 अनुक्रमांक अपना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुक्रमांक कॉपी में लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, तो आगे आपका आता है यहाँ पर, ये देखो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है। अगर आपको प्रधानाचार्य जी को लिखने के लिए आता है तो प्रधानाचार्य की जगह हो जाएगा प्रधानाचार्य, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो यहाँ पर ध्यान देना, प्रधानाचार्य की जगह आपका हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर आपको जो भी चीज़ प्रधानाचार्य हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रधानाचार्य, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रधानाचार्य, ठीक है। अब वहाँ पर बच्चे जी क्या हो जाएगा, नीचे और भी सारी चीज़ें हो सकती है, महोदया की जगह हो जाएगा महोदय, ठीक है, और सारी चीज़ें एक रहेगी, पूरी चीज़ एक रहेगी।
महोदया की जगह यहाँ पर भी महोदय हो जाएगा, बस सिंपल। अब यहाँ पर लिखोगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय विकास पब्लिक स्कूल का 10वीं का छात्र हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। ठीक है, ये आपके शुल्क माफ़ी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है बच्चे जी, यहाँ पर शुल्क माफ़ी के लिए जो आपका होता है, ठीक है, ये आपका है शुल्क माफ़ी के लिए, तो ये ध्यान देना, शुल्क माफ़ी के लिए है। तो 2 बताए दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे महोदया सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय विकास, है ना, विकास पब्लिक स्कूल का 10वीं का छात्र हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें यानी मेरे पिताजी को बीमारियों ने ग्रसित कर लिया है, जिसके कारण अब वे हो ही लिखा हुआ है, तो कोई काम कम लिखा हुआ है, देखो मैं सुधार दूंगा, काम करने में असमर्थ नहीं हो पा रहे हैं महोदया, वो मेरे स्कूल की फीस दे पाने में सक्षम नहीं है। मेरी स्कूल से संबंधित गतिविधियों में अच्छी रुचि है और मेरा कक्षा में सदैव प्रथम स्थान रहता है। उसके बाद है, अतः आपसे सविनय निवेदन है कि आप मेरी स्कूल फीस को पूर्णतः माफ़ करने की कृपा करें। मेरी स्कूल शुल्क को या स्कूल शुल्क को जो भी पूर्णतः माफ़ करने की कृपा करें, जिससे मैं आगे ज्ञानार्जन कर सकूं, अपने आप को संवार सकूं और विद्यालय का नाम रोशन कर सकूं। बच्चा जी आप ये ध्यान देना कि सारी चीज़ें सटी हुई होनी चाहिए, अपनी भाषा यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, आपके दिमाग में कोई भी वर्ड आता है तो यहाँ पर अच्छे अच्छे वर्ड आप लोग लिख सकते हो, है ना, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग लिखोगे, ठीक है, महोदया जी को लिख रहे थे, अगर महोदय को लिखना है तो महोदय कर देना, महोदया जी मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा, बिल्कुल सिंपल है। धन्यवाद लिखोगे, यहाँ पर डेट लिखोगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपको यहाँ पर नाम नहीं लिखना है, कक्षा 10 लिखोगे, अनुक्रमांक लिख दोगे जो भी आपका है, बस बिल्कुल सिंपल, पत्र लेखन आपका 4 नंबर का तैयार हो गया। तो बच्चा जी इस समय सारी चीज़ें धोखा दे रही हैं, मेरा कैमरा धोखा दे रहा है, उसकी बैटरी लो हो जाती है, लाइट आ जा रही है, मेरा इन्वर्टर धोखा दे दिया है, इन्वर्टर की बैटरी है ना वारंटी में गई हुई है। तो बच्चे जी वो पूरे की चीज़ें धोखा दे रही है। इसी तरीके से आप लोगों को भी पूरी चीज़ें धोखा देंगी, हर चीज़ ज़िंदगी के हर सफ़र में पल पर आपको धोखा लोगों से मिलेगा। लेकिन अपने आप को इतना शिक्षित बना लेना है, इतना योग्य बना लेना है कि कितनी भी ठोकरें मिलें, कितना भी हमको धोखा मिले, लेकिन हमको उनको चीर फाड़ कर तोड़ फोड़ कर आगे निकल जाना है। बच्चा जी वो कहते हैं ना कि अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र, ज़िंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं होते।